हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है। और जो भारत की जितनी भी स्टेट हो उसके हर एक स्टेट का उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हर स्टेट में, देखेंगे कि उच्च न्यायालय क्या हर हर एक स्टेट में उच्च न्यायालय होते हैं। ये ज़रूरी है कि हर एक स्टेट में उच्च न्यायालय होना ज़रूरी है, या फिर क्या एक उच्च न्यायालय से क्या दो स्टेट का काम हो सकता है? क्या एक उच्च न्यायालय से दो स्टेट की कैपेसिटी हो सकता है, या कि दो स्टेट के जो फैसले हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या कि सभी स्टेट जो भारत जितने स्टेट है वो सभी स्टेट में उच्च न्यायालय अभी अवेलेबल है? वो सब बात करेंगे कि भारत की कितने स्टेट है, मतलब कि सभी स्टेट में क्या उच्च न्यायालय अवेलेबल है, वो सभी बात करेंगे। ठीक है। और अगर नहीं अवेलेबल है तो जो किस स्टेट में कौन सा न्यायालय प्रेजेंट है वो भी बात करेंगे। ठीक है। तो आज सिंपल से आज पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। तो हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है। ठीक है। ये जो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। ठीक है। कि हर एक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए और एक देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय जो बनाया गया था वो देखिए, सबसे पहले 1 जुलाई 1862 में सबसे पहले कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये तीनों सबसे पहले यही तीनों का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बनाया गया था वो कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाया गया, जो 1 जुलाई 1862 में। उसके बाद हो गया जो कि ये है। फिर उसी प्रकार के बम्बई उच्च न्यायालय बनाया गया था जो कि 14 अगस्त 1862 है। उसके बाद जो बनाया गया था मद्रास उच्च न्यायालय, जिसका 15 अगस्त 1882 में, मतलब 1882। ईयर्स तो सेम है लेकिन इसका टाइम अलग अलग है, मंथ अलग अलग है। ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले यही तीनों उच्च न्यायालय बनाए गए थे। ठीक है। इंडिया में देखिए क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के देखिए भाग 6 में अनुच्छेद 14 214 से 231 तक देखा, यानी कि उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। ये इसमें कहता है भाग संविधान में भाग 6 में कहता है अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में कहता है कि हर एक स्टेट का उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है। ये कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है। हम बात करते हैं इसके फिर नेक्स्ट बारे में। देखिए क्या कहता है। देखो ये कहता है कि देखिए अनुच्छेद 214 में क्या कहता है कि देखिए प्रत्येक, यानी प्रत्येक राज्य में देखिए प्रत्येक राज्य में का एक उच्च न्यायालय होगा। ये तो मैंने बता दिया कि प्रत्येक न्यायालय का उच्च न्यायालय होना ही चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता। ठीक होगा। और वर्तमान में भी कितना है उच्च न्यायालय? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय। लेकिन आपको कि यार हर इन्होंने संविधान कहा था कि नहीं, अनुच्छेद 214 में ये कहा गया था कि नहीं हर एक स्टेट में उच्च न्यायालय होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 25 ही है और स्टेट तो अभी वर्तमान में 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसे 3 ठो किधर गायब हो गया? ठीक है। तो हम बात करेंगे कि कौन सा उच्च न्यायालय होते हैं। दो राज्यों को दो राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है। ठीक है। बहुत ऐसा स्टेट का है। ठीक है। वो बाद में कवर करेंगे। ठीक है। पहले जान लेते हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 231 में इसमें क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके अनुसार यानी कि 231 के अनुसार संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। यानी देखिए पहले तो कहा था यानी कि पहले 214 में ये कहा था कि सभी, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर इसमें क्या किया था, इसमें ये कह रहा है कि देखिए जरूरी नहीं कि सभी राज्यों के लिए सभी राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए प्रावधान कर सकते हैं, यानी कि ऐसा एक उच्च न्यायालय होते 2-3 राज्यों का प्रावधान कर सकते हैं, उसकी समस्याओं को यानी कि दो राज्यों के लिए एक भी उच्च न्यायालय हो सकता है। उन्होंने ये कहा हो सकता है। ठीक है। उसके अधिकार हो सकता है। फिर इसमें क्या कह रहा है, अनुच्छेद 215 में ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। मतलब उच्च न्यायालय यानी कि जितने भी उच्च न्यायालय के जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है उसके बाद उसके छोटे छोटे पद होते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय जो भी उस न्यायालय को जो अभिलेख हुई है न्यायालय होना चाहिए, यानी कि न्यायालय होना। अगर आपको
अगर न्यायालय होना है, अगर जो भी उच्च न्यायालय जो भी डिसीजन लेता है, उच्च न्यायालय डिसीजन लेते हैं, उसमें देखिए उसको उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके और न्यायालय होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उसके डिसीजन को। क्योंकि देखिए इसमें अगर राज्य के स्टेट की भी बात किया जाएगा तो राष्ट्र के स्टेट में सबसे अगर सुप्रीम कोर्ट है, सिंपल सी देश के स्टेट में एक सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी प्रकार के एक स्टेट के लिए एक सबसे जो सर्वोच्च होता है न्यायालय होता है वो तो उच्च न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय के जितने भी उसके छोटे छोटे जो पद होते हैं, अन्य न्यायालय होते हैं, उसको उसको न्याय को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं, अनुच्छेद 216 में ये कहा जाता है कि उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन क्या कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। देखिए सिंपल सी, एक प्रत्येक न्यायालय में यानी कि हर एक स्टेट में एक मुख्य न्यायाधीश तो कंपलसरी एक हो, एक ही मुख्य न्यायाधीश होगा, एक ही जज होगा, बाकी उसके अन्य न्यायाधीश होगा, बाकी अन्य न्यायाधीश हो सकता है। और इस न्यायाधीशों की संख्या इसमें कोई कंपनी कोई मतलब एक ठो कोई लिमिट नहीं कि कितना होगा नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं, फिक्स नहीं कि इसकी संख्या इतना है। इसलिए न्यायाधीशों की संख्या का राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि न्यायालयों में कितने अन्य न्यायाधीश संख्या कितनी होनी चाहिए नहीं होना चाहिए, वो डिपेंड करता है, सब राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। लेकिन यह रखना कि हमेशा प्रत्येक राज्य का जितने भी सर्वोच्च न्यायालय उसका एक मुख्य न्यायाधीश जरूर ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं कि देखिए कि किस किस स्टेट का, देखिए यहाँ पे बात करें किस किस स्टेट का। मैंने बात किया कि कुछ ऐसे स्टेट है जिसका जिसमें से सभी स्टेट का अवेलेबल नहीं कि सभी का सर्वोच्च न्यायालय अवेलेबल, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, दो तीन स्टेट होता है जिसका कैपेसिटी, जिसके एक न्यायालय द्वारा उसका काम होता है, एक न्यायालय द्वारा उसके जितने भी नियम कानून का दस्तावेज होते हैं सब एक ही न्यायालय द्वारा होता है। देखिए क्या क्या होता है, देखिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये इसका राजधानी चंडीगढ़, इसका हरियाणा का एक ही राजधानी चंडीगढ़ होगी। और ये सब का जो ये सब के लिए कोर्ट हो गया, ये देखिए यानी कि हाई कोर्ट, इसके लिए हरियाणा पंजाब हरियाणा ही हाई कोर्ट हो गया, ये दोनों पंजाब और हरियाणा के लिए होते हैं, ये इसका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है। और देखिए इसके अब मुंबई हाई कोर्ट, अब मुंबई हाई कोर्ट देखिए महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, देखिए महाराष्ट्र और गोवा, दादर एवं नागर हवेली, देखिए तीन, ये एक तो दादर एवं नागर हवेली तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसका, और महाराष्ट्र और गोवा ये तो एक स्टेट है जो इंडिया का स्टेट है, ठीक है। और देखो ये तीनों का जो सर्वोच्च जो न्यायालय होगा यहाँ पे उच्च न्यायालय वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है तीनों के लिए, इसके लिए अलग अलग नहीं प्रावधान किया गया बल्कि एक ही है, ठीक है, तीनों के लिए। उसी प्रकार के मद्रास जो हाई कोर्ट हो गया वो तमिलनाडु और पुडुचेरी, देखिए तमिलनाडु तो एक स्टेट है लेकिन पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये दोनों के लिए इसका प्रावधान इसके लिए एक ही उच्च न्यायालय मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है। उसी प्रकार कलकत्ता हाई कोर्ट किसके लिए, देखिए पश्चिम बंगाल जो कि कलकत्ता में है, अंडमान और निकोबार द्वीप, देखिए ये सबके एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो कौन सा है, कलकत्ता स्टेट। उसी प्रकार के केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप के लिए, केरल और लक्षद्वीप का लिए एक ही हाई कोर्ट आएगा, वो केरल हाई कोर्ट। उसी प्रकार गुवाहाटी के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम और नागालैंड, ये सब के लिए एक ही कोर्ट होगा, एक उच्च कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय वो एक ही होगा गुवाहाटी। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय हो गया, इसका लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए होते एक ही जम्मू कश्मीर ही हाई कोर्ट है, ठीक है, ये दोनों के लिए। तो इस प्रकार के ये इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी एग्जामिनेशन में इसका पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन कि पूछ सकता है कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख के लिए तो सिंपल सी, लेकिन पूछ सकता है कि तमिलनाडु, ये पूछ सकता है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए कौन सा उच्च न्यायालय है, तो आपको मद्रास हाई कोर्ट याद करना पड़ेगा ना, तभी तो अब आप क्लिक कर पाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या उसकी योग्यता यानी कि योग्यता होते हैं, यानी एबिलिटी क्या क्या उसकी होती है, ठीक है, उसके योग्यताएँ क्या होते हैं उसके। ऐसा थोड़ी कि कोई भी बन जाएगा न्यायाधीश को, किसी भी स्टेट का जो न्यायाधीश तो नहीं बन पाएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो नहीं, उसके कुछ योग्यता होते हैं, कुछ एबिलिटी, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तभी तो उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होना है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी भारत की वो नागरिक होना चाहिए। सेकेंड में कहता है कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, मतलब क्या, न्यायालय पद पर यानी कि आसीन रह चुका हो, यानी कि 10 साल, यानी कि वो 10 साल तक वो किसी भी न्यायालय में न्याय यानी कि कोर्ट या जज यानी कि कोर्ट वगैरह, कोर्ट यानी कि कुल मिला के वो न्याय पद पर रह चुके हैं, यानी कि वकील वगैरह या कोई न्याय वगैरह पद पर 10 साल तक वो वकालत कर चुका हो, ठीक है। और उसके लिए वकालत कोई भी कोर्ट वगैरह में वो न्याय सुनाता होगा 10 साल तक, वो न्यायाधीश हो सके, ठीक है, कोई भी न्यायालय
जरूरी नहीं उच्च न्यायालय नहीं, कोई भी न्यायालय जो भी आपके गाँव, जो भी आपके शहर में जो भी जो न्यायालय हो उसमें से 10 साल तक कम से कम वो कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया नेक्स्ट आता है कि देखिए फिर क्या आता है, किसी भी राज्य के या दो से अधिक, दो या यानी कि या तो दो या दो से अधिक, सिंपल से याद रखना, राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अभिवक्ता रह चुका हूँ। 10 वर्षों तक यानी किसी भी राज्य के क्या बोला, किसी भी राज्य, कोई भी राज्य होगी, दो या दो से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय, इन्होंने कह रहा कि कोई भी व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हूँ, यानी कोई भी स्टेट हो गया उसमें से कम उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अब यानी कि उसमें वकालत कर चुका है, यानी कोई भी उच्च न्यायालय हो, अगर उच्च न्यायालय में जो वहाँ पे एडवोकेट होते हैं, यानी वहाँ के कुल मिला के अधिवक्ता वहाँ पे केस लड़ चुका हो 10 साल तक, वो वहाँ पे उच्च न्यायालय में वो अधिवक्त हो गया, यानी कि वहाँ पे एडवोकेट की तरह वर्क करता होगा या फिर वकालत वहाँ करता होगा, तो फिर उसके लिए भी ये नियम ये फॉलो करता है, फिर वो भी एक इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि वो कहता है देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक पदस्थ रह सकते हैं। देखिए 62 वर्ष तक, लेकिन ये तो 62 वर्ष तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितना था, यानी सर्वोच्च न्यायालय वो 65 वर्ष तक, लेकिन लेकिन ये उच्च न्यायालय ये किसमें, ये 62 वर्ष तक ये अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसको रिटायरमेंट दे देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब क्या यहाँ बात हो रहा है, देखिए यहाँ पे न्यायाधीशों का हटाने का अब देखिए आप किसी प्रकार के कोई अगर उल्लंघन, कोई न्यायाधीश, कोई आपने जिसको बनाया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अगर वो सक्षम नहीं है, या फिर वो उसका बिहेवियर लोगों के साथ उसके बिहेवियर ठीक नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पाते, तो फिर उसके लिए आप उसको हटाया जा सकते हैं। तो उसके कुछ ऐसे थोड़ी कि आप उसको ऐसे ही हटा दोगे। ठीक है, उसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ प्रक्रिया होते हैं, उसको प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या प्रक्रिया है, देखिए उसको हटा सकते हैं, दो ही कंडीशन पर हटा सकते हैं, या पहले हो गया ये वो कदाचार, यानी कुल मिला के वो मिसबिहेवियर, किसी के साथ मिसबिहेवियर किया हो, यानी कि ये अनुच्छेद के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, जिसको उल्लंघन, कानून संविधान के उल्लंघन इसी के अंदर आता है। उसी प्रकार देखिए इसमें फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे अक्षमता, यानी कि इन कैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी, क्षमता या डिसीजन लेने के उसके कैपेसिटी नहीं है, या गलत डिसीजन वगैरह ले लेता है, तो उस आरोप में, ये दोनों आरोप में आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, अब उसको हटाने के लिए क्राइटेरिया क्या, देखिए उसमें क्या कहता है कि देखिए वो कहता है प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो तो लोकसभा, किसी सदन में प्रस्तावना ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि अगर प्रस्तावना लोकसभा में अगर आपको लाना है तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सदस्य समर्थन होनी चाहिए। यानी आपको इसको हटाना है तो कम से कम आपके पास अगर अगर लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, और लोकसभा कम से, और अगर राज्यसभा में अगर कम ये है, अगर इतना है आपके प्रस्तावना, अगर लोकसभा में अगर 100 है और राज्यसभा में 50 सदस्य है, इसका समर्थन है, तो फिर आप इसको तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकोगे, इसको हटाने के लिए, तभी आप इसके आगे, इसके बाद ही तभी आप इसकी प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। अगर ये नहीं, आप जुटा नहीं पाते इतना सदस्य, तो फिर आप उसे नहीं हटा सकते। ठीक है, ये क्षमता, ये 100 सदस्य होने चाहिए, और राज्यसभा में और 50 सदस्य वो समर्थन होने चाहिए कम से कम राज्यसभा में, तभी आप हटा सकते हैं। ठीक है, तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वरना फिर रुकी रहेगी वहीं पे। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा कि संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाएगी, यानी फिर इस सदस्य में, इन सदस्य में जो भी मुख्य होगा, फिर वो क्या करेगा, वो फिर जो भी इसका अध्यक्ष होगा फिर वो जांच करवाएगी कि क्या इन्होंने जो मिसबिहेवियर किया, या इनके कैपेसिटी जो है, ये क्या रियल में है, जांच करवाएगी कि ये सच में है, या फिर किसी प्रकार की अफवाह है, क्या है, नहीं, ये जांच करवाएगी। ठीक है, और देखिए ये कंडीशन ये है कि अगर ये जांच के दौरान क्या होना चाहिए, उसको आप जांच कर रहे हो नहीं, और उसके दौरान उसे 14 दिन से पहले, उसे जो उसके न्यायाधीश रह चुके हैं उसको सबसे पहले उसको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा जांच पड़ताल के दौरान, उसे जब जांच करे, क्योंकि उसे 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। ये आवश्यक है, ये आपके लिए अनिवार्य है, उसको बताना ही पड़ेगा 14 दिन से पहले आपको उसे नोटिस देना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि देखो 14 दिन में वो क्या करता था जैसे कि वो भी अपने गलत अपने आप को ठहरा सकता है कि मैं गलत हूँ, यानी कि मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाया गया है। वो अब खुद को डॉक्यूमेंट वो खुद को प्रूफ करने सही प्रूफ करने के लिए वो भी अपने जुगाड़ में रहेगा, वो भी अपने उसको भी टाइम मिल जाएगा अपने जो उसे उस पर जो कदाचार या जो इनकेबिलिटी के जो उस पर आरोप लगा हो वो आरोप को सही साबित करने के लिए, उस आरोप को जो गलत साबित करने के लिए उन्होंने क्या करेगा, इसके पास 14 दिन टाइम रहेगा, ताकि वो भी अपने जुगाड़ अपने लिए आप अपने लिए वो ठीक है अपने लिए वो जो उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया उसको सुधार सके। ठीक है, उसके लिए 14 दिन उसको पहले टाइम दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो भी अपने कुछ पुख्ता डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पुख्ता के तौर पे कुछ अरेंजमेंट कर सके, ताकि फिर उसे जो ये मिस जो उसे न्यायाधीश से पद पर जो उठे हटा दिया जाएगा उस बच सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको 14 दिन पहले उसे नोटिस देना पड़ता है। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर ये आपको उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं दोनों सदनों में यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अगर दोनों सदनों में राष्ट्रीय राज्यसभा और लोकसभा में अगर दोनों सदनों में अगर 2 या 3 यानी कि 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उसके साइन से फिर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 217 ये कहता है कि देखिए उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, जितने भी इसको अगर आपको हटाना है उच्च न्यायालय से, अगर न्यायाधीश को हटाना है या उसे उसमें नियुक्त करना है, हटाना है, या फिर उसमें आपको उसे बैठाना है या तो जितने भी कामों को हटाना को उसको उच्च न्यायालय को अगर आपको क्लियर बात है, उसको अगर आप चाहते हो कि हमारे स्टेट में जितने भी स्टेट में जो उच्च न्यायालय को जो नियुक्ति किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उसके पद को नियुक्ति वो राष्ट्रपति को दोबारा किया जाता है। जितने भी भारत में जितने भी उच्च न्यायालय सभी का जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही उसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसी की अनुमति से वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी अनुमति नहीं रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा। देखिए फिर देखिए एक उच्च न्यायालय जब एक उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश सिंपल से आप जब एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो क्या होते हैं, देखिए ये इसको उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तभी बनता है जब राष्ट्रपति और CJI मतलब क्या, चीफ ऑफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश ये यानी राष्ट्रपति जो कानून बनाएगा, राष्ट्रपति के साथ कौन होना चाहिए, राष्ट्रपति तभी कोई एक्शंस ले पाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को तभी नियुक्त कर पाएगा। उसके साथ कंडीशन ये है कि ये इसकी अनुमति लेगा, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा और जो राज्यपाल हो गया उस राज्य के जो भी राज्यपाल हो गया वो सब जब इसके दोनों के जो कम्बिनेशन से ये दोनों की अनुमति से फिर राष्ट्रपति आगे प्रक्रिया चालू करेगा। फिर वो उच्च न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश फिर एक ठो नियुक्त करेगा। ठीक है, तो इसके अनुमति से, ये नहीं कि सिर्फ राष्ट्रपति खुद। फिर उच्च न्यायालय अब देखिए उच्च न्यायालय के तो मुख्य न्यायाधीश का हो गया, लेकिन अब उसके अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब उसके अन्य न्यायाधीश को किस प्रकार का शपथ वो कैसे बैठे, तो उसका शपथ उसको अगर नियुक्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नियुक्त करने के अब राष्ट्रपति की जो सिंपल से ये इसका तो राष्ट्रपति और देखिए राष्ट्रपति और CJI और राज्यपाल ये दोनों तो सिंपल सी कॉमन है, वो तो रहेगा ही, लेकिन इसमें एक ठो ऐड आ जाएगा हाई कोर्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट अब सिंपल सी एक ठो न्यायाधीश अब बन चुका है, एक ठो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन चुका। अब ये तीनों की सहमति होगा, इस तीनों की सहमति लेना पड़ेगा राष्ट्रपति को, तब यहाँ से फिर उच्च न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 209 में ये शपथ यानी कि शपथ में बात की शपथ की जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, अनुच्छेद 219 में ये कहा गया है, वो प्रावधान किया गया है कि उसका कहा गया उसका शपथ दिलाने का जो काम है वो राज्य के राज्यपाल
जितने भी राज्य है वो सभी अपने राज्य, अगर कोई भी राज्य हो, अगर बिहार राज्य है तो बिहार के राज्यपाल कोई राज्यपाल ही उसके अपने राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिला सकते हैं। ठीक है, वो उसी का अनुच्छेद 219 में कह चुका है कि उसको शपथ दिलाने का काम होता है वो हर एक राज्य के राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, वो राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलते हैं अनुच्छेद 220 में। अनुच्छेद 220 में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर कोई भी उच्च न्यायालय के कोई अगर अस्थायी न्यायाधीश अगर पहले कोई उच्च न्यायालय के वहाँ पे अगर कार्यरत रह चुका, कोई भी उच्च न्यायालय कोई अगर वो चाहता है कि जिसमें वो वकालत पहले करता था, ठीक है, जिसमें वकालत 10 साल किया, 5 साल जो मैंने बचे हुए, तो अगर वो 10 साल किया और वो फिर चाहेगा कि मैंने जिसमें वकालत किया था मैं उसी उच्च न्यायालय में अगर फिर से मैं एक उच्च न्यायाधीश बनकर मैं फिर उसी में वकालत करूँ, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप जिसमें वकालत किए थे 10-15 साल, जितने जो क्राइटेरिया वो 10 साल किए थे, फिर उसी में नहीं कर सकते। उसके लिए आप अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए तो फिर आपको वकालत किसी और कोर्ट में करना पड़ेगा, इसमें आप उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, उस उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें आप पहले जो वकालत कर चुके उसमें नहीं कर सकते, यही इन्होंने कहा। ठीक है, उसी प्रकार के अनुच्छेद 20 यानी कि 221 में ये कहा कि न्यायाधीशों का वेतन, उसकी वेतन के बारे में बात किया गया कि उसके वेतन क्या हो गया। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। देखिए, उसके जो वेतन हो गया, उसके जो वेतन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, वो राज्यों के अनुसार दिया जाता है। अगर कोई भी राज्य में कार्यरत है तो उस राज्यों के अनुसार दिया जाएगा। बिहार में कोई है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो बिहार के अनुसार दिया जाएगा। उसे कोई और स्टेट में तो उस जितने भी उसके वेतन दिया जाता है वो स्टेट के अनुसार दिया जाता है। लेकिन उसकी जो पेंशन दिया जाता है वो पेंशन भारत के सचिव निधि द्वारा दिया जाता है, यानी कि भारत सरकार द्वारा उसका पेंशन दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं होता है कि पेंशन भी राज्यों के द्वारा दिया जाता है? लेकिन नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा होने से प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए क्या प्रॉब्लम होता था, अगर मान लेते कि अगर कोई स्टेट ही अगर उसको पेंशन दे देने लगता है, तो अगर कोई देखिए, कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर कोई बिहार में अगर कोई बिहार के उच्च न्यायालय न्यायाधीश है, उसके 10 साल तक उन्होंने बिहार में किया है, अब उसको उत्तर प्रदेश या अब चलिए उसको क्या होता है, अब उत्तर प्रदेश यानी यूपी में अब उसको 10 साल के लिए, अब 5 साल के लिए पोस्टिंग हो गई है, वो ट्रांसफ़र वहाँ हो गया, वहाँ भी 10 साल किया उन्होंने, 5 साल किया। अब क्या हुआ, अब बिहार में उन्होंने किया था कितना, अब 10 साल, अब 5 साल यहाँ पे किया। लेकिन अब जब पेंशन देने की बात आएगा तो क्या करेगा, अब दोनों सरकार में तो कम्युनिकेशन ऐसी हो जाएगा, दोनों सरकार फिर ये कहेगा कि आप क्या कीजिए, आप दीजिए पहले पेंशन, आप दीजिए ना, क्योंकि आपके 10 साल रहा है तो आपके स्टेट में ज़्यादा साल इन्होंने सर्विस प्रदान किया, तो आप दीजिए इसको पेंशन। फिर बिहार कहता था नहीं, यूपी को कहेगा नहीं पहले आप दीजिए, क्योंकि आपके भी 5 साल रहा है ना, तो फिर आप भी दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के दोनों में बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो सकता था, या फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो जाता था, कम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए इसका जो वेतन है, इसका जो पेंशन का देने का जो है वो सरकार ने जिम्मेदारी उठा लिया। अब इसका जो पेंशन देने की जो प्रक्रिया होता है वो सरकार द्वारा होता है। ठीक है, वो सरकार इसका पेंशन देते हैं। ठीक है, इसकी सैलरी क्या होता है, उच्च न्यायालय के उसके मुख्य न्यायाधीश का सैलरी होते हैं 2.5 लाख होते हैं, और बाकी उसके अन्य न्यायाधीश का सैलरी होते हैं वो 2,25,000 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 22, ठीक है, क्या कहते हैं, न्यायाधीशों को स्थानांतरण, यानी कि इसको स्थानांतरण कह सकते हैं या ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा, उस न्यायालय के न्यायाधीशों को
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर आपको ट्रांसफ़र भी होगा ना, तो आप खुद से नहीं, कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश खुद से बोलेगा नहीं मैं वो स्टेट में मैं सर्विस प्रदान करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ये राष्ट्रपति के अनुसार ही आप अपने राष्ट्रपति या जो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, अब उसी के द्वारा ही, और जो राष्ट्रपति जो जितने भी डिसीजन लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा ही ये परामर्श उसके विचार वगैरह उसके साथ करके तब आपके जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ट्रांसफ़र होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ठीक है, ऐसे नहीं वो खुद अपने आप बोलेगा कि मुझे इस स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के दौरान जब दोनों में बात हो जाएगा कि या इसको इस स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहिए, तब आपका जो पोस्टिंग होता है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनदर स्टेट में आपको पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऐसे नहीं हो जाता है, खुद आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने आप को। फिर अनुच्छेद 223 में ये कहा गया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि कार्यवाहक मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऐसा हो गया कि अगर देखिए क्या कह रहा है कि अगर चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कभी कभी नहीं रहा, क्या होगा, कुछ दिनों बीमार हो गया या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं रहा, तब क्या होगा, तब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, यानी सिंपल से अगर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसका अगर पद अगर नियुक्त रह गया, वो खाली रहा हो, यानी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पा रहा है या कुछ समस्या की वजह से वो खाली है, तब क्या करेगा उस राष्ट्रपति और हाई कोर्ट कि किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि सिंपल सी, अब राष्ट्रपति क्या करेगा, जो हाई कोर्ट के कोई भी अन्य न्यायाधीश होते हैं और उन अन्य न्यायाधीश में से किसी को भी उसकी जगह पे उसे बिठा सकते हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वो फिर काम कर सकते हैं। ठीक है, जो अन्य न्यायाधीश के जितने भी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं अन्य न्यायाधीश के किसी भी सदस्यों को बिठा सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। ठीक है, जब तक वो पद रिक्त है मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, तब तक फिर वो जो अन्य न्यायाधीश के किसी भी सदस्य को बैठा सकते। फिर उन्होंने क्या कहा, अनुच्छेद 224 में कहा कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि देखिए अब इसमें क्या हो सकता है, अब यहाँ पे अगर वो तो सिंपल से मुख्य न्यायाधीश अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो, लेकिन अब अन्य न्यायाधीश अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो, ठीक है, अब अन्य न्यायाधीश अगर प्रेजेंट नहीं रहे, उसी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाएगा, तब उसमें क्या होगा, उसमें क्या रहा है कि यहाँ देखिए, तब उसमें राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करके, अब सिंपल से अब राष्ट्रपति क्या करेगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, अब यहाँ पे अन्य न्यायाधीश प्रेजेंट है, मुख्य न्यायाधीश तो अवेलेबल है ना, तो वो राष्ट्रपति होते वो मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श के साथ करेगा, और फिर ऐसे व्यक्ति को हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो उन्हें 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए, और अब उसके जगह पे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति उसी को हो सकता है, उसके लिए एबिलिटी है क्या है कि उच्च न्यायालय में 2 वर्षों के लिए होते हैं, यानी कि याद रखना है 2 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिर्फ 2 वर्षों के लिए, कुल 2 वर्षों के लिए सिर्फ नियुक्त किया जाएगा। उसकी जगह जो अन्य न्यायाधीश हो गए हैं वो 2 वर्षों के लिए ही सिर्फ अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा, 2 वर्षों के लिए, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जब अन्य न्यायाधीश के जब नियुक्त हो, यानी कि कुल मिला के जब अन्य न्यायाधीश जब अवेलेबल नहीं होता है या अपने कार्यवाहक अतिरिक्त होते हैं, उसके सीट जब अतिरिक्त होते हैं, तो उसकी जगह पे जो अन्य न्यायाधीश बनने की योग्यता को कितने साल तक उच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते, तो वो 2 साल तक ही। ठीक है, फिर देखिए उच्च न्यायालय की शक्तियों, उसकी क्या, जो उच्च न्यायालय उसकी शक्तियाँ होते हैं, बहुत सारे शक्तियाँ होते हैं, तो उसकी क्या क्या शक्तियाँ है। ठीक है, तो उसकी शक्तियाँ देखिए क्या, तो इस शक्तियाँ को उसको 225 अनुच्छेद 225 में उसकी शक्तियों को, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शक्तियों को बारे में जिक्र किया है, उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और उसके अतिरिक्त उसके क्या क्या उसके अधीन आ सकते हैं, वो अपने शक्तियों को उसके शक्तियाँ क्या क्या उसको अपनी शक्तियों के अनुसार वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, शक्तियाँ इस प्रकार की। उन्हें रिट जारी करने का अधिकार हो गया, अभी बताएंगे रिट क्या होता है। उसी प्रकार के अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार हो गया है, और फिर
अभिलेखीय अधिवक्ता और फिर अपीलीय अधिवक्ता और फिर एक न्यायिक समीक्षा के अधिवक्ता। ठीक है, बात करते हैं ये सब क्या होते हैं। देखिए उसके क्षेत्र, उसके शक्तियाँ, उसके क्षेत्र। तो अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट जारी करने का अधिकार, देखो ये याद रखना कि उच्च न्यायालय जो हमारे जो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा यानी कि उच्च न्यायालय ज़्यादा शक्ति है किसके पास होता है, यानी कि उसकी रिट जारी करने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी होता है वो उच्च न्यायालय से ज़्यादा होता है। यानी उच्च न्यायालय ज़्यादा होते हैं किसके, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय से कंपेरिजन में उच्च न्यायालय के बहुत ज़्यादा होते हैं रिट जारी करने के अधिकार। ठीक है, किसके ज़्यादा होते हैं, उच्च न्यायालय का ज़्यादा होते हैं रिट जारी करने का अधिकार। क्योंकि रिट जारी करने का अधिकार उसमें देखो, रिट जारी करने का जो अधिकार हो गया वो जो सर्वोच्च न्यायालय के हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सी जो जितनी भी मौलिक अधिकार हो गया, 6 मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का ह्रास होगा उसी में ही वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन इसका क्या होता है, उच्च न्यायालय का ये होता है कि वो तो छः जो मौलिक अधिकार है वो उसमें तो ह्रास होगा, तो उसमें तो वो ये कार्य करेगा ही, और इसके लिए कुछ अन्य क्षेत्र भी होते हैं। देखिए इसीलिए इन्होंने कहा कि देखिए जो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकार है, नहीं इसमें केवल मौलिक अधिकार में उच्च न्यायालय के तो केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जो स्थिति, कोई भी उल्लंघन की स्थिति देखिए मतलब वो तो रिट जारी करेगा ही, कोई मौलिक में होगा, ह्रास होगा इस स्थिति में, लेकिन उसके अतिरिक्त वो क्या करेगा, सामान्य कानूनी अधिकार के मामले में भी उसे और कोई और कानून उसके अलावा रह गया, मौलिक अधिकार के किसी कोई और को भी कानून रह गया, तो फिर वो उसमें भी ये बना सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके लिए भी वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार, ये क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, देखिए आर्टिकल होते हैं 20, यानी आर्टिकल क्या करे 237 में उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि अगर उच्च न्यायालय को उसकी यानी वो चाहता है कि कोई भी केस अपने अंडर लेने के लिए कोई भी न्यायालयों को, न्यायाधीशों को अधीक्षण करने का अधिकार है उसे, यानी कि वो चाहता है कि कोई भी केस को, यानी कोई भी न्यायालयों का केस चाहेगा कि अगर मैं उस न्यायालय को केस में अपने में ऑर्डर पास करवा सकूं, तो इसके ये कैपेसिटी होता है कि इसके अंदर वो शक्ति होता है कि अपने अधीन ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय का अपने अधीन आने वाले सभी, यानी कि सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार होता है। ठीक है, जितने भी किसी प्रकार के जो केसेस आता है, जो भी अगर वो चाहता है कि नहीं उस केसेस को हम सॉल्व करें, तो इसको ये अधिकार है कि वो उस केसेस को अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और उसे अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 20 फिर क्या कहता है, आर्टिकल 228 में ये कहता है कि उच्च न्यायालय अपने राज्यों के सत्र न्यायालयों में चल रही किसी भी मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। इन्होंने भी वो के अगर अगर उसके सत्र न्यायालय में अगर ये भी कह रहा है कि इसमें ये भी कह रहा है कि अगर उसमें किसी न्यायालय में किसी प्रकार के कोई कानूनी चल रहा है, ठीक है, और वह चाहता है या कोई उसका अगर पारिवारिक कोई स्थिति हो गया, पारिवारिक कोई नियम, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई नियम दस्तावेज हो गया, तो वो चाहता है कि नहीं मेरे परिवार की इज्जत हो गया या किसी प्रकार के नहीं फेस करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, अपने पारिवारिक या किसी अपने पारिवारिक या किसी और अपने कुल मिला के इसमें ये आता है कि वो किसी भी केसेस को होते हैं वो किसी भी उच्च न्यायालय से वो केसेस को मंगवा कर वो उस केसेस पे अपने अनुसार वो लड़ सकते हैं, या फिर वो उस केसेस को अपने अनुसार चला सकते हैं। ठीक है, ये उच्च न्यायालय का अधिकार होता है। ठीक है, और उस केसेस को अपने अनुसार चलवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे उच्च न्यायालय का देखिए, यहाँ पे बात किया गया उच्च न्यायालय के शक्तियों व क्षेत्र, कुछ दो मैंने पीछे तो बात कर दिया, फिर इसको देखिए दो आज बचा हुआ है। ठीक है, देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब क्या, उच्च जब मतलब क्या कह रहा है कि देखिए उच्च न्यायालय को अपने स्थान न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी मतलब क्या, दीवानी मतलब होते हैं कि जैसे कि आपके जायदाद सब प्रॉपर्टी वगैरह जब्त कर लेना या चोरी वगैरह, वैसे में उसको दीवानी कहते हैं। आपके संपत्ति मनी वगैरह चोरी हो गया या कोई जब्त कर लिया, और फिर फौजदारी के प्रकार के मामलों पर अपील सुनाने का अधिकार है इसका। फौजदारी मतलब हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया है,
ज़मीनी या किसी प्रकार के विवाद वगैरह, लड़ाई झगड़ा इसके लिए हो गया। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा होता है जो दीवानी हो गया, ये संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ये फौजदारी के लिए होता है। यानी कि जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके लिए, ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा किसके लिए होता है? मारपीट वगैरह से लड़ाई झगड़ा होता है, उसके लिए फौजदारी, ठीक है। तो ये दोनों का जो केसेस होते हैं वो अपील करवा सकते हैं, ठीक है। ये सर्वोच्च उच्च न्यायालय के अधीन हो सकता है, ठीक है। इस पर केस सुना सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि प्रशासन के क्षेत्राधिकार, मतलब उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। मतलब जो उसके जो शेड्यूल दिया रहता है छुट्टी से संबंधित नियम बनाना, अगर वो चाहते हैं कि अपने कार्यालय में उसके अनुसार छुट्टी, अगर वो चाहते हैं केस आज पेंडिंग ना हो, आज केस जितने भी ऑर्डर्स, जितने भी केसेस पेंडिंग है उसको आज चाहे वो करवाने के लिए, और वो छुट्टी चाहता है कि अपने अनुसार हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय में हो, तो वो अपने ये छुट्टी वगैरह जितने भी इसके अंदर वो अपने अंदर कर सकता है, छुट्टी अपने अनुसार करा सकते हैं। वो छुट्टियों में कितना छुट्टी होना चाहिए, कितना नहीं छुट्टी होना चाहिए, ठीक है, वो अपने अनुसार छुट्टियों में प्रावधान कर सकता है, ठीक है। और पदों में, किस पदों में कितने व्यक्ति होना चाहिए, वो कुल मिला के अपने अनुसार वो कर सकते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे और जो कर्मचारी ये लोग होते हैं, और जो उच्च न्यायालय के जो उसमें ये मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसकी छुट्टी कितने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वो उसके जो वो सब किसके अंदर आता है, उसको ये सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय को अधिकार ये है, ठीक है। ये कर सकते हैं, उसकी छुट्टियों को संबंधित जितने भी अधिकार हो ये इसको प्राप्त होते हैं प्रशासनीय क्षेत्र अधिकार को, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।